गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में। और आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपकी हेल्प होती है पैरामेडिकल एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम्स में भी। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कवर किया था जिसमें मैंने किस प्रकार के आहार हम अपने पशुओं को दे सकते हैं ताकि उनमें दूध उत्पादन बढ़ सके और उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके। बेसिकली उनके स्वास्थ्य प्रबंधन की बात हुई थी और उसके साथ साथ मैंने कुछ रोगों के बारे में भी बताया था। तो उससे रिलेटेड आज कुछ एमसीक्यूज में लाई हूँ सो दैट आपको हेल्प हो सके आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उसके साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर रोग किसमें होता है? यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं आप, गाय एवं भैंस, मुर्गी, मछली, बकरी। तो लास्ट क्लास में मैंने विभिन्न सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन करी थी। ब्लैक वाटर जो रोग है वो जीवाणु जनित रोग है जो क्लोस्ट्रीडियम शुवोई की प्रजाति के कारण होता है और ये मुख्यतः जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं जैसे गाय एवं भैंस उसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गाय एवं भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरपका मुंहपका एफएमडी रोग किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है हमारे पास जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित एवं परजीवी जनित रोग। तो एफएमडी वर्ड से मैंने आपको बोला था कि आप इसको याद रख सकते हैं, एफएमडी वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। तो वायरस क्या है? एक विषाणु जनित। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। पशुओं में रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? टीकाकरण, अधिक भोजन, व्यायाम, दवा का अधिक प्रयोग। अगर हम स्वास्थ्य प्रबंधन की बात कर रहे हैं जिसमें हम एक पौष्टिक आहार के साथ साथ स्वच्छ आवास भी प्रदान करते हैं और उसमें स्वास्थ्य प्रबंधन के दौरान हमें एक नियमित पीरियड पर उन सबको टीकाकरण कराने की आवश्यकता होती है, वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं ताकि विभिन्न प्रकार के रोगों से हम अपने पशुओं की रक्षा कर सकें। फोर्थ क्वेश्चन है, पशुओं के संतुलित आहार में निम्न में से क्या आवश्यक है? केवल कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन, सभी पोषक तत्व, केवल वसा। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा दो प्रकार के भोजन के बारे में, एक है रुक्षांश और दूसरा हमारा जो आहार था वो उन्हें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों प्रोवाइड करता है, वो है सांद्र पदार्थ। तो सांद्र पदार्थ से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है परंतु रुक्षांश की आवश्यकता होती है जुगाली पशुओं में जुगाली करने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए। यानी कि हाँ, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अपने आहार में जब पशुओं को देंगे तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा से ज्यादा अच्छा रह सकेगा। पांचवा प्रश्न है, पशुओं को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। आपने इस टॉपिक के बारे में बचपन में भी पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में जब बताया जाता है कि पोषक तत्वों में विभिन्न प्रकार के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः किस रूप में जाना जाता है? ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के रूप में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, शरीर निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या जल। तो वसा की आवश्यकता भी ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में देखी गई है। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। जल हमारे शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रोटीन, जिससे हमारे शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूमिनेंट पशु कौन सा है? तो रूमिनेंट शब्द पिछली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन करा था, अभी मैं फिर से आपको बता देती हूँ। घोड़ा, गाय, सूअर, खरगोश। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी देख सकते हैं कि करेक्ट है। ये मुख्यतः रूमिनेंट वो जानवर होते हैं जो लगातार जुगाली करके अपने भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। उनके पास अलग पेट जिसे रूमिन कहा जाता है जिस वजह से इनका नाम पड़ा है रूमिनेंट। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी गाय करेक्ट है। नेक्स्ट है, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में कितने कक्ष होते हैं जिससे उन्हें जुगाली करने में सहायता होती है? सेल्यूलोज जो उनके भोजन में पाया जाता है उसको पचाने में, उसको सरल अवस्था में लाने के लिए जुगाली करने वाले पशुओं का अलग पेट होता है हमारी अपेक्षा। तो यहाँ ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। तो जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में मुख्यतः 4 प्रकार के कक्ष पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र्यूमेन में मुख्यतः किस प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? इस सूक्ष्मजीव को एक स्वस्थ अवस्था में रखने के लिए ही हमारे पशुओं के भोजन में, संतुलित आहार में रुक्षांश को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये जो र्यूमेन पशुओं के सूक्ष्मजीव हैं
उनको स्वस्थ अवस्था में रखने में, उनको सक्रिय रखने में सहायक होता है। तो ऑप्शन है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंद या उपरोक्त सभी। तो जो इनका र्यूमेन पेट होता है उसमें सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, बैक्टीरिया भी, प्रोटोजोआ भी और फफूंद भी, जो उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए साथ ही साथ भोजन को सही ढंग से पचाने के लिए आवश्यक है। 10th क्वेश्चन है, हरे चारे का मुख्य लाभ क्या है? विटामिन की पूर्ति, जल की पूर्ति, खनिजों की पूर्ति या उपरोक्त सभी। तो हरे चारे से हम समझते हैं वृक्षांश की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सारी चीजें आपको वृक्षांश में मिल जाएंगी। वृक्षांश का कार्य ऊर्जा प्रदान करने का नहीं है, उसका कार्य उनके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने का है। तो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए सहायक है हमारा विटामिन, जल एवं खनिज। और तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। सूखा चारा यानी ड्राई फडर का उदाहरण क्या है? बरसीम, ज्वार की हरी फसल, भूसा या नेपियर घास। तो दो प्रकार के हमने चारे की बात की थी वृक्षांश में, एक सूखा चारा, एक हरा चारा। हरे चारे को सुखाने के पश्चात जो वृक्षांश प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं सूखा चारा। तो बरसीम एक प्रकार का हरा चारा है, ज्वार की हरी फली भी हरा चारा है, नेपियर घास भी हरा चारा है। विभिन्न प्रकार के घास के नाम भी हमने लास्ट क्लास में सुने थे, जिसमें नेपियर था, सूडान घास थी, गिन्नी घास थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो हमारे सूखा चारा है, जो हरे चारे का सूखा रूप होता है। 12वां प्रश्न है हमारा, साइलेज तैयार किया जाता है। तो साइलेज हमारा आता है हरे चारे को सुखाकर, जब हम उसे एक प्रकार के गड्ढे में डालते हैं जहां पर हवा का कोई भी कंट्रोल नहीं, मतलब वहां हवा नहीं इंक्लूडेड रहती है, बिना हवा वाले गड्ढे में उसको डाला जाता है। उसके उपरांत जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है उसे साइलेज बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शंस आप देख सकते हैं, हरे चारे से, सूखे चारे से, दानों से या भूसे से। तो हरे चारे को गड्ढे में डाला जाता है, उसके बाद जो पदार्थ उपलब्ध होता है वो हमारा कहलाता है साइलेज। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। 13th क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज या प्रोटीन। तो संतुलित आहार जो हम अपने पशुओं को प्रदान करते हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा होती है कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि ऑप्शन ए। 14th क्वेश्चन है, पशुओं में रक्त निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसे आप मनुष्यों से भी लिंक कर सकते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन। तो ये जो तीनों ही है, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियों की सही कार्य के लिए होती है। परंतु आयरन जो है, हमारे भी शरीर में हीमोग्लोबिन कंटेंट में आयरन पाया जाता है, उसी प्रकार से पशुओं के भी शरीर में आयरन पाया जाता है, जिसकी सहायता से उनके रक्त का निर्माण होता है। ये हमने अब स्टार्ट में भी देखा, मैंने उस टाइम पे आपको जो वायरस है जिसके कारण होता है उसका नाम भी बताया था। तो खुरपका, मुंहपका एफएमडी रोग किससे होता है? उस टाइम पे हमने क्वेश्चन देखा कि कौन से सूक्ष्म जीव से होता है, तो वो एक विषाणु जनित रोग है। यहाँ पर हमें फिर से वैसा ही ऑप्शन मिल रहा है, जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। तो विषाणु से यानी फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण यह रोग हमारे पशुओं में पाया जाता है, जिसमें उनके मुंह एवं खुर में छाले हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुंह से कुछ भी निगलने में उनको दिक्कत आने लगती है और वो भोजन कम ग्रहण करते हैं। और खुर में छाले होने के कारण उनको चलने में दिक्कत आती है, जिससे लंगड़ापन देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक क्वार्टर रोग का कारक। ये भी क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था, वहां पर मैंने आपसे पूछा कि ब्लैक क्वार्टर किसके द्वारा, कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो ब्लैक क्वार्टर एक जीवाणु जनित रोग है। मैंने वहां पर आपको नाम भी बताया था, शायद आप भूल गए हो, तो यहाँ पर हम रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन ए है क्लॉस्ट्रीडियम शबोय, ब्रुसेला एबॉर्टिस, साल्मोनेला टाइफी या फिर बैसिलस सबटिलिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लॉस्ट्रीडियम शबोय, जिसके कारण यह रोग होता है ब्लैक क्वार्टर। नेक्स्ट है, ब्रुसोलिस का कारक क्या है? ये जो ब्रुसोलिसिस है, ये रोग मुख्यतः मनुष्य में पाया जाता है जब अनपास्चराइज्ड दूध जो सही ढंग से उबाला नहीं गया हो, उसमें कुछ सूक्ष्मजीव जो जीवाणु होते हैं उनके पनपने के कारण प्रजनन तंत्र में होने वाला इन्फेक्शन ब्रुसेलोसिस कहलाता है, जो मनुष्य में पाया जाता है।
तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस जो है उसमें है ब्रुसेला एबॉर्टिस, पास्टरेला मल्टोसिडा, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जो ब्रुसेलोसिस के लिए जिम्मेदार है, यानी ब्रुसेला एबॉर्टिस। 18th क्वेश्चन है, दूध से मनुष्य में फैलने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? अभी मैं आपको बता रही थी कि अनपास्चराइज्ड यानी कि सही ढंग से जो दूध नहीं उबाला गया हो, उसके कारण मनुष्य के प्रजनन तंत्र में होने वाला इंफेक्शन ब्रुसेलोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए, ब्रुसेलोसिस, मलेरिया, डेंगू या चिकनगुनिया। तो ब्रुसेलोसिस जो है वो मनुष्य के प्रजनन तंत्र का रोग है, जो इन्फेक्शियस दूध यानी संक्रमित दूध को पीने के कारण होता है। नेक्स्ट है, एफएमडी का टीका किस लिए लगाया जाता है? ऑप्शन रोग के उपचार के लिए, रोग की रोकथाम के लिए, दूध बढ़ाने के लिए या वजन बढ़ाने के लिए। तो एफएमडी जो है वो एक विषाणु जनित रोग है। विषाणुओं के लिए जनरली कोई एंटीबायोटिक्स नहीं बनाए जाते हैं, जीवाणुओं के लिए एंटीबायोटिक्स बनाए जाते हैं। तो इसका उपचार किया जाना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसका आप रोकथाम कर सकते हैं, प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे टीके लगाए जाते हैं उसी तरीके से। ऑप्शन बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20, टीबी बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस का कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम बोविस, बैसिलस एंथ्रासिस, ब्रुसेला या साल्मोनेला। तो इसके बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा, जिसमें आपको पता होगा कि मनुष्यों में भी जो फैलने वाला हमारा रोग है वो माइकोबैक्टीरियम के ही कारण होता है। तो यहाँ पर बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस में बोविस जो उसकी प्रजाति है उसके कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो जिम्मेदार है पशुओं में टीबी रोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जूनोटिक है? ऑप्शंस रेबीज, ब्रुसेलोसिस, एंथ्रैक्स या उपरोक्त सभी। तो जूनोटिक जो शब्द होता है, जू जहां पर आ रहा है, हमें पता है कि ये पशुओं से रिलेटेड रोग के बारे में बात होगी। तो रेबीज कुत्तों में होता है, ब्रुसेलोसिस मनुष्यों में पाया जाता है, एंथ्रैक्स जो हमारे जुगाली करने वाले पशु, दुधारू पशु हैं, उनमें पाया जाता है, गाय वगैरह में। तो यहाँ पे हमारे तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वो पशु जनित रोगों के नाम हैं, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, परजीवी कृमियों को नष्ट करने वाली दवा क्या कहलाती है? परजीवी के बारे में, पैरासाइट्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ ऑप्शन है एंटीबायोटिक जो मुख्यतः जीवाणुओं से प्रिकॉशंस के लिए दिया जाता है, उसके उपचार के लिए दिया जाता है। एंटीवायरल विषाणुओं से रिलेटेड बीमारियों के लिए दिया जाता है। एंटी हेलमिंटिक जो है वो है हमारे परजीवी पैरासाइट्स, जैसे जिसमें चपटे कृमि हो गए, गोल कृमि हो गए, वो सब। और ऑप्शन डी है एंटासिड, तो वो तो एसिड ज्यादा हमारे अगर पेट में बनता है तो उसके कारण दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी एंथेलिम्नेटिक जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें चपटे कृमि, गोल कृमि जो बच्चों में भी कई बार पाए जाते हैं, इस प्रकार के कृमि पशुओं में भी पाए जाते हैं। तो उसे ट्रीटमेंट के लिए जो दवा दी जाती है वो है एंथेलिम्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 23, किस रोग में पशु के मुंह और खुरों में छाले बनते हैं? ऑप्शंस एंथ्रैक्स, एफएमडी, रेबीज या गलघोटू। तो यहाँ पर मैंने आपको एफएमडी रोग के बारे में जब मैं बता रही थी उसी टाइम मैंने आपको इसके लक्षण भी बताए कि एफएमडी रोग में पशुओं के मुंह और खुर में छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण मुंह से उन्हें किसी भी प्रकार का पदार्थ निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो उनका जो पूरा स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाता है, दूध उत्पादन भी कम हो जाता है और उनके खुर में भी छाले हो जाते हैं, जिसके कारण लंगड़ापन देखने को मिलता है, उनको चलने में बहुत दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंटीबायोटिक प्रभावी होता है वायरस पर, बैक्टीरिया पर, कृमियों पर या सभी पर? तो मैंने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स जनरली वायरस के लिए नहीं बनाए जाते हैं, और अभी हमने कृमियों के भी बारे में क्वेश्चन देखा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, बैक्टीरिया, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स उनकी ट्रीटमेंट के लिए, उनके उपचार के लिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रुसेलोसिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र या त्वचा। तो ये क्वेश्चन तो 2-3 बार रिपीट हो गया, जिसमें मैंने बताया कि मनुष्य जब अनपास्चराइज्ड मिल्क को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो उस संक्रमित दूध के कारण उनके प्रजनन तंत्र में होने वाला जो इन्फेक्शन है वो ब्रुसेलोसिस कहलाता है। 26 क्वेश्चन है, गलघोटू
रोग सबसे अधिक किस मौसम में होता है? तो ये है हमारा हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। तो ये मुख्यतः एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। तो यहाँ आपके ऑप्शंस क्या हैं? वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या बसंत ऋतु। तो इसके रोग के जो जीवाणु हैं वो मुख्यतः सक्रिय कब होते हैं? हमारे वर्षा ऋतु में, यानी गलघोटू रोग जो है वो सबसे ज्यादा होने का चांस है वर्षा ऋतु में। मास्टिटिस यानी थनैला, थन में होने वाला जो रोग, किस अंग का रोग है? फेफड़ा, यकृत, थन या हृदय? तो मैंने आपको बताया कि थन में होने वाला जो रोग पशुओं में पाया जाता है उसी को मास्टिटिस बोलते हैं। मास्टिटिस मुख्यतः किस कारण होता है? तो हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आप देख लीजिए, वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद या कृमि। तो ऑप्शन बी बैक्टीरिया, इसकी प्रजाति जैसे स्टेफिलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की प्रजातियों के कारण थैनैला रोग जो है यानी मास्टिटिस हमारे जुगाली करने वाले पशुओं में, दुधारू पशुओं में पाया जाता है, जिससे उनके थन में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, दूध का स्राव पानी के रूप में होता है और उनका स्वास्थ्य पूरी तरीके से बिगड़ जाता है और बहुत ज्यादा तेज बुखार भी देखने को मिलता है। मास्टिटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि उसकी कुछ प्रजातियां हैं जीवाणुओं की, जैसे स्टेफिलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है। तो यहाँ आप ऑप्शंस देख सकते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, प्लाज्मोडियम, टीनिया या एंटामेबा। यहाँ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मास्टिटिस स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्रजाति जो एक प्रकार का बैक्टीरिया है उसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मास्टिटिस के उपचार में मुख्य रूप से प्रयोग क्या किया जाता है? तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जीवाणुओं के उपचार के लिए हम क्या लेते हैं, विषाणुओं के उपचार के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। हमने परजीवी के उपचार के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ ऑप्शंस हमारे देख रहे हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल या एंटीहिस्टामिन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, क्योंकि मास्टिटिस जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणुओं के उपचार के लिए मुख्यतः हम क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स। और यहाँ पर आप प्रजाति का भी नाम याद कर लीजिए, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारे साइंटिफिक नाम को याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रिंग वॉर्म किस प्रकार का रोग है? रिंग वॉर्म से रिलेटेड रोग मनुष्यों में भी पाया जाता है। आपने दाद और दिनाव के बारे में अक्सर सुना होगा। तो यहाँ ऑप्शन है जीवाणु जनित, विषाणु जनित, फफूंद जनित या प्रोटोजोआ जनित। तो रिंग वॉर्म दाद जो है वो एक फफूंद जनित रोग है, जिसमें शरीर पर छोटे छोटे गोल दाने जैसी संरचना बन जाती है। पशुओं में भी जब ये होता है तो उसी प्रकार से उनकी त्वचा पर गोल दाने जैसी संरचना बनती है, जहां पे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और उनकी त्वचा पपड़ी जैसी हो जाती है। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन नंबर है, रिंग वॉर्म मुख्य रूप से क्या प्रभावित करता है? त्वचा, फेफड़े, यकृत या गुर्दे? तो मैंने आपको बताया कि रिंग वॉर्म से इन्फेक्शन के कारण शरीर पर दाद या दिनाव आप कह सकते हैं वो देखने को मिलता है, जिसमें छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। यानी कि रिंग वॉर्म जो है वो मुख्य रूप से प्रभावित करता है त्वचा को। 33 है, रिंग वॉर्म फैलता है संक्रमित पशु के संपर्क से, दूषित उपकरणों से, मनुष्य और पशु दोनों में, उपरोक्त सभी। तो रिंग वॉर्म जो है वो बहुत ही कॉमन है। आप किसी भी प्रकार से संक्रमण में किसी के संपर्क में आते हैं जिन्हें पहले से वो दिनाव हो रखा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके फैलने के। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जिसमें संक्रमित पशु के आप संपर्क में अगर दूसरा स्वस्थ पशु आ रहा है तो उसको होने की संभावना है। यदि आप किसी प्रकार का दूषित उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पशुओं को दूधने के दौरान अगर सही ढंग से हाथ वगैरह नहीं धोए गए या गंदे बर्तन में उसका दूध निकाला जा रहा है, तो उन सब से भी संक्रमण फैलने की संभावना होती है। मनुष्य और पशु दोनों में ही दाद और दिनाव पाए जाते हैं और लक्षण भी लगभग दोनों में सेम होते हैं। 34 क्वेश्चन है, रिंगवॉर्म का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए गोलाकार खुजलीदार घाव, दस्त, खांसी, बुखार। तो मुख्यतः हमें दाद वगैरह में छोटे छोटे गोल संरचना जैसे दाने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए गोलाकार खुजलीदार घाव करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, रिंगवॉर्म के उपचार में क्या प्रयोग होता है? एंटी फंगल दवाएं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल या वैक्सीन? तो क्योंकि ये एक फफूंद जनित रोग है
इसलिए रिंगवॉर्म से उपचार के लिए हम एंटी फंगल दवाइयों का उपयोग करते हैं, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो आंसर है 35th क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, रिंगवॉर्म का प्रमुख कारक। तो अभी तब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। रिंगवॉर्म जो है वो एक फफूंद जनित रोग है, यानी फंजाई से रिलेटेड रोग है। तो यहाँ आपको ऑप्शंस में आंसर समझ में आ गया होगा, डर्मेटोफाइटे फंजाई, वायरस, प्रोटोजोया या फिर हेलमिंथ्स। तो यहाँ पर हमारा डर्मेटोफाइटे फंजाई करेक्ट है, जिससे दाद या दिनाव पशुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रिंगवॉर्म का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस डर्मेटोफाइटोसिस, मास्टिटिस, एंथ्रैक्स या रेबीज। तो अभी हमने उसके प्रजाति के बारे में भी सुना, डर्मेटोफाइटे फंजाई, तो उसी से आप इसको लिंक कर सकते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस। दूसरे रूप में रिंगवॉर्म डिजीज को डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, काउपॉक्स का कारक क्या है? तो पॉक्स जनरली रिलेटेड है चेचक से, तो चेचक के बारे में आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख लीजिए, काउपॉक्स वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर HIV। तो ये तो बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। काउपॉक्स का कारक क्या होगा? काउपॉक्स वायरस। वैसे आप अगर बकरी और भेड़ों की बात करते हैं तो उसमें होता है केप्रीपॉक्स वायरस। क्वेश्चन नंबर 39, काउपॉक्स में मुख्यतः घाव कहाँ बनते हैं? ऑप्शंस थनों एवं त्वचा पर, फेफड़ों में, यकृत में या हड्डियों में। तो यहाँ मुख्यतः काउपॉक्स वायरस के कारण जो दाने जैसी संरचना बनती है वो मुख्यतः पशुओं के थनों एवं त्वचा पर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? तो अभी हम तब से बहुत सारे रोगों के हम लोगों ने नाम सुने, लक्षणों के बारे में मैंने बताया, वो किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं वो भी हमने सुना। तो अभी आप ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पर, मैस्टिटिस, रिंगवॉर्म, काउपॉक्स या डर्मेटोफाइटोसिस। तो मैस्टिटिस जो है वो किसके द्वारा होता है? ये हमारे स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। रिंगवॉर्म जो है वो फफूंद के कारण होता है, जो डर्मेटोफाइटोसिस भी बोला जाता है इसको, यानी कि डर्मेटोफाइटे फंजाई के कारण होता है। काउपॉक्स जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, अभी हमने देखा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? वायरल जनित रोग, यानी कि काउपॉक्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स हैं जो नीट और पैरामेडिकल क्वेश्चंस में जनरली आप ध्यान दीजिएगा। मैस्टिटिस मुख्यतः किस प्रकार का रोग है? तो वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ये किससे होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस के कारण। रिंगवॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया कि रिंगवॉर्म डिजीज को डर्मेटोफाइटोसिस भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रजाति है फफूंद की डर्मेटोफाइटे फंजाई, उसके कारण यह रोग होता है। नेक्स्ट है काउपॉक्स, किसके कारण होता है? हमारा काउपॉक्स वायरस के कारण। और बकरी और भेड़ों में पाया जाता है हमारे केप्रीपॉक्स वायरस के कारण। ये कुछ आप नाम याद कर लीजिए, जस्ट वन लाइनर्स शॉर्ट वर्ड्स में। एंथ्रैक्स रोग का कारक क्या है? ये हमारे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया के कारण होता है, बैसिलस एंथ्रासिस। FMD का पूरा नाम फुट एंड माउथ डिजीज। ब्रुसेलोसिस जो है मुख्यतः किसे प्रभावित करता है? मनुष्यों में प्रजनन तंत्र को। रेबीज का प्रमुख वाहक क्या है? कुत्ता। टीकाकरण से शरीर में क्या बनता है? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं उसमें टीकाकरण बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या कहलाती है? हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी। रोग फैलाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? जितने भी सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण रोग होने की संभावना रहती है उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। अब ये लास्ट 3 क्वेश्चंस देख लीजिए। वायरस को देखने के लिए क्या प्रयोग में आता है? क्योंकि ये सारे ही सूक्ष्म जीव हैं तो हमें यहाँ पर माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है वायरस को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? तो ये शायद आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स वो है जीव जिनके पास झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं, लेकिन जिनके पास झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट्स। तो हमारा जो उदाहरण है प्रोकैरियोट्स का वो है बैक्टीरिया, जिनके पास झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित नहीं होते हैं। एंटीबायोटिक किस पर कार्य करती है? तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे कार्य करते हैं, इनका कार्य किसी भी परजीवी पे या वायरस पर नहीं होता है।
कुछ है हमारे दुग्ध विज्ञान से रिलेटेड, वो आपका वन वर्ड्स के रूप में याद करने में आपको इजी होगा, इसलिए कुछ और क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। दूध का प्रमुख शर्करा क्या है? दूध में पाए जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है लैक्टोज। दूध का प्रमुख प्रोटीन कैसीन। नेक्स्ट है पाश्चरीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो जो अनपाश्चराइज्ड मिल्क जब हम लेते हैं तो मैंने आपको बताया कि ब्रुसेलोसिस होने की संभावना होती है मनुष्यों में। तो पाश्चरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? रोगाणुओं को नष्ट करना। किसी भी प्रकार का अगर सूक्ष्म जीव दूध में उपस्थित है तो उसको नष्ट करने के लिए हमें पाश्चरीकरण करना होता है दूध का। दूध की गुणवत्ता जांचने वाला यंत्र क्या है? आपका लैक्टोमीटर। दूध में सबसे अधिक मात्रा में क्या उपस्थित होता है? सबसे अधिक मात्रा में हमारे दूध में जल उपस्थित रहता है। भैंस के दूध में वसा गाय की तुलना में अधिक होती है। यदि आप फैट की मात्रा भैंस में देखेंगे तो वो गाय की तुलना में ज्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जो फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी वो है कोलेस्ट्रम। तो उसमें सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज की मात्रा होती है। तो जब ये बच्चे को दिया जाता है तो उसके शरीर की इम्यूनिटी का निर्माण करने में कोलेस्ट्रम हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संतुलित पोषण, जिसमें वृक्षांश भी होना चाहिए और सांद्र पदार्थ भी होने चाहिए। दोनों ही चीजें एक साथ उपस्थित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, दूध का सामान्य पीएच कितना है? तो स्टैंडर्ड पीएच आपको याद रख लेना है 6.6। दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है? तो दूध का सफेद रंग उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन कैसीन के कारण होता है। तो आज मैंने आपको सारे एमसीक्यूज बताए जो भी मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस करे थे, जिसमें हमने संतुलित आहार के बारे में बात करी थी और कुछ रोगाणुओं से जो रोग होते हैं उसके बारे में बात करी थी। नेक्स्ट क्लास में मैं कुक्कुट पालन के साथ आऊंगी। तब तक आप इस टॉपिक को रिपीट कर लीजिएगा और आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।